पहले विजय जी आप, अगर ये हार गए एनडीए के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति चुनाव में तो यह कोई संभावना नहीं है? फिलहाल तो मुझे कोई संभावना अच्छा, पहले कभी ऐसा हुआ है क्या कंफर्टेबल मेजोरिटी के बावजूद ऐसा कोई उम्मीदवार कोई नहीं हारा है, केवल यदि राष्ट्रपति चुनाव में भी, लेकिन वो तय था क्योंकि इंदिरा गांधी जी उस पूरे इलेक्शन को लीड कर रही थी। अंतरात्मा की आवाज पर दिया था, और जब वहां पर आपके पास पार्टी विप इशू नहीं हो रहा तो आप अंतरात्मा की आवाज पर वोट दे सकते हो, क्रॉस वोटिंग हो सकती है। हालांकि उसको क्रॉस वोट भी नहीं कहना, क्योंकि क्रॉस वोट तो तब होता है जब विप हो, जब विप है ही नहीं तो फिर क्रॉस वोट क्या है। लेकिन पार्टी लाइन से अलग जाकर, और अभी मुझे लग रहा है कि जितनी स्थिति अभी बनी हुई है, जितना एनडीए को वोट मिलना चाहिए आज की गणित में, उससे ज़्यादा वोट राधाकृष्णन जी को मिलने की संभावना मुझे दिखती है। अगर कोई वोट जाएगा तो वो, हालांकि ये नहीं कह सकते आप कि एनडीए से नहीं टूट सकते, लेकिन जो अभी संभावना मुझे लग रही है, और जैसे चंद्रबाबू जी का जिक्र आपने किया, नीतीश जी का जिक्र किया, नायडू साहब बहुत हार्ड बार्गेनर तो हैं ही, लेकिन आज कोई पॉलिटिकल रिपरकशन दिख रहा उसका? यदि ये सरकार गिरने की स्थिति में होती, ये सरकार कमजोर होती, तब ये सारी बातें होती कि हाँ भाई इधर चले जाएंगे तो क्या चेंज होगा। आज की तारीख में ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन सेंटर में नहीं है कि जो एक गठबंधन है वो तोड़कर आप दूसरे गठबंधन के साथ सरकार बना लें। भले वो किसी को सूट नहीं करता है, किसी को सूट नहीं करता, किसी के लिए अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बल्कि उनको अभी अब इस चुनाव में इंडिया के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए मुझे लगता है कि ये बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने घर को बचाने के साथ साथ ये काम करें कि जो बीच के वोट हैं, जो एनडीए के साथ नहीं है, इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं, 48 वोट्स हैं, वो कम से कम उनके साथ आए, तब तो एक ताकत बढ़ेगी। मैं ये नहीं, पर वो तो अक्सर एनडीए के साथ ही रहते हैं ज्यादातर, वाईएसआर कांग्रेस भी, बीजेडी भी साथ ही रहते। तो सर जब वो एनडीए के पास ही 100 वोट ज्यादा हैं, 100 नहीं तो 31 वोट जाता है टोटल उसमें मेजोरिटी के हिसाब से, और 48 वोट वो भी यदि आप कहते हैं, आपकी बात को मैं सही मानता हूँ, आप तो सही बोल रहे हैं, तो वो भी इधर आ गए तो फिर कैसे हारेंगे। और दूसरी बात, अभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं जब सेंट्रल गवर्नमेंट पर कोई ऐसा आशंका लग रही हो ना कि ये सरकार गिरने वाली है, कुछ बदल जाएगा, तब फिर ज्यादा हेर फेर होती है, फेर बदल होती है। अभी मुझे नहीं लग रहा। और वैसे भी बड़े कंफर्टेबल लग रहे हैं ना इस टाइम तो मोदी जी। भाई लोकसभा में सबने कहा कि वो जलवा खत्म हो गया, काउंटडाउन शुरू हो गया, उसके बाद नतीजे देखिए आप। भाई झारखंड हार गए, जम्मू कश्मीर हार गए, वो अलग बात है, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, और दिल्ली तो इतना माना जा रहा था कि कोई चांस ही नहीं है, वो भी जीत लिया। देखिए लोकतंत्र में, मतलब डेमोक्रेसी में, एक तो सरकारों के गिरने की संभावना हर दिन रहती है, मतलब चर्चा में, और दूसरी लोकतंत्र की हत्या संसद में रोजाना होती है। लेकिन इन दोनों के बावजूद हमारा लोकतंत्र मजबूत है और संविधान, वो लोकतंत्र संविधान की हत्या जो होती है तो मतलब मान लेना फिर तो राधाकृष्णन जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। उनकी डेट तय होनी है कि 14 को करना, 15 को करना, ऐसी संभावना। उससे कोई मैसेजिंग होगी क्या? कोई कंफर्टेबली एनडीए निकाल लेता है? नहीं, तब भी कोई मैसेजिंग, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं हो रहा। बस जो संघ को करना था कि भाई हमारी विचारधारा का व्यक्ति बनना चाहिए, वो बन रहा है। वो मैसेज उन्होंने दे दिया है कि संघम शरणम गच्छामि। अच्छा, एक बात, एक अच्छी बात यह है सकारात्मक कि दोनों उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई किसी तरह का विवाद या कोई वैसा आरोप नहीं है। राधाकृष्णन जी ठीक है, उनकी विचारधारा संघ की है, लेकिन उनका भी जो सार्वजनिक जीवन है वो साफ सुथरा रहा है। और डॉक्टर जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के बारे में तो कहना ही क्या है, उस लोयाइट हैं, समाजवादी हैं और बड़े मानव अधिकारों के समर्थक रहे हैं। और किसी तरह का जुडिशरी में भी जब वो रहे तो कोई उनके फैसलों को लेकर कभी किसी तरह की उंगली नहीं उठी। ठीक है।